नमस्ते। सभी दर्शकों को मेरे इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल के होम्योपैथी को समझे नाम के प्लेलिस्ट में अपलोड किए गए वीडियो के माध्यम से मैंने आपको होम्योपैथी की मूल बातों के साथ साथ होम्यो और बायोकेमिक दवाओं के प्रयोग के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है। लेकिन जब दवा के प्रयोग की बात आती है तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी की प्रतिकूल दवाओं की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब कोई दवा प्रयोग की जाती है और कुछ दिनों तक इंतज़ार करने के बाद भी कोई फ़ायदा प्राप्त नहीं होता है, या जब किसी अन्य कारण से दवा बदलने का निर्णय लिया जाता है, तो इस बात का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दवा का इस्तेमाल कौन सी दवा के बाद नहीं करना चाहिए। और यह विषय के ऊपर ही आज का वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। किसी भी अन्य चिकित्सा प्रणाली की तरह होम्योपैथी चिकित्सा में भी कुछ प्रतिकूल दवाएं होती हैं, जिन्हें एक के बाद एक प्रयोग करने पर एक दवा दूसरी दवा के साथ क्रिया करके शरीर में दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है, यानी शरीर को नुकसान पहुंचने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए होम्यो औषधियों के प्रयोग में इन प्रतिकूल दवाओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रतिकूल औषधि समूहों के कुछ प्रसिद्ध दवाओं के साथ परिचित करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए होम्यो दवा एपिस के बाद रास्टॉक्स या रास्टॉक्स के बाद होम्यो दवा एपिस कभी भी प्रयोग करना उचित नहीं है। उसी तरह कोकुलस इंडिकास के बाद कॉस्टिकम, कॉस्टिकम के बाद कोकुलस इंडिकास, फॉस्फोरस और एसिटिक एसिड, फॉस्फोरस के बाद कॉस्टिकम और एपिस, इग्नेशिया के बाद नक्स भूमिका और टेबेकम, कॉफिया के बाद कैंथरिस, कॉस्टिकम, कोकुलस और इग्नेशिया, कोल्चिकम के बाद एसिटिक एसिड, कैमोमिला के बाद नक्स भूमिका और जिनकम, कैलकेरिया कार्ब के बाद सल्फर, ब्रायोनिया और वराइटा कार्ब, ब्रायोनिया के बाद कैलकेरिया कार्ब, चाइना के बाद क्रियोजोट और सेलिनियम, जिनकम के बाद कैमोमिला और नक्स भूमिका, डाल्कामारा के बाद वेलोडोना, लेकेसिस और एसिटिक एसिड, एलियम सेपा के बाद एलोसाकोट्रिना प्रयोग करना उचित नहीं। उसी तरह बेलोडोना के बाद डाल्कामारा एसिटिक एसिड, लेकेसिस के बाद डाल्कामारा, सोरिनाम, सिपिया और एमोनियम कार्ब, डिजिटलिस के बाद चाइना, नक्स भूमिका के बाद जिनकम, इग्नेशिया और एसिटिक एसिड, कैलकेरिया के बाद सल्फर, बोविस्ता के बाद कॉफिया, लीडाम के बाद चाइना, सिपिया के बाद लेकेसिस और ब्रायोनिया, साइलिशिया के बाद मर्क्यूरियस बिल्कुल भी प्रयोग करना नहीं चाहिए। और ऐसे ही अन्य प्रतिकूल दबाव समूहों का उचित अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। आशा है आप इस वीडियो की विषयों को समझ गए होंगे। इस चैनल पर अब तक अपलोड किए गए वीडियो के माध्यम से मैंने आपको होम्योपचार के विभिन्न विषयों से आपको परिचित कराने का प्रयास किया है, और आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ विभिन्न स्थितियों में या विभिन्न रोगियों में होम्यो समाधानों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल में दिए गए वीडियो आपकी मदद तो करेंगी, लेकिन सटीक और गहराई से इस चिकित्सा को समझने के लिए होम्यो जगत के मुख्य और बहुत ही लोकप्रिय 4 किताबें मैटेरिया मेडिका, अर्गानन ऑफ होम्यो मेडिसिन, होम्यो रेपर्टरी और एलन स्किनोट आपके पास होनी ही चाहिए, जो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी पसंदीदा भाषा के अनुसार प्रसिद्ध लेखक की किताबें खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि यह मूल्यवान पुस्तकें आपको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान निकालने में जीवन भर आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी। पुस्तकों के बारे में जानने और इसके साथ साथ होम्यो उपचार की मूल बातों को समझने के लिए
आप इस चैनल में दिए गए होम्योपैथी को समझे नाम के प्लेलिस्ट के वीडियो को देख सकते हैं।